बाजार बोलता है इसमें एफआईआई के डेटा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स और फिर कुछ खबरें। तो पहले एफआईआई का डेटा, बहुत दिनों बाद हजारों करोड़ में खरीदारी देखने के लिए मिली है कल एफआईआई की। मजा आ गया ये डेटा पढ़कर। जब रात देखा, उम्मीद तो थी कि एफआईआई ने खरीदा होगा 1000, 2000, 3000 करोड़ का, लेकिन जब 5236 करोड़ का डेटा देखा तो थोड़ी सारे स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को खुशी मिली कि फाइनली लौट आए। तो कहते हैं ना कि करण लौट आया तो अर्जुन भी लौट आएगा, तो मार्केट की तेजी भी शायद लौट आए, अब ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं। डीआईज ने कल 1000 करोड़ की बाइंग की है। और अब ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। कल ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी हलचल थी, अमेरिकन मार्केट में इनफैक्ट, और आज एशियाई बाजारों में भी थोड़ी हलचल है। डाउ जोन्स देखिए एक समय थोड़ा ज्यादा गिरा हुआ था, लेकिन 166 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। शंघाई हैंसेंग निकाई तीनों में रेड मार्क बना हुआ है, कोस्पी में जरूर ग्रीन मार्क बना हुआ है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज करने वाले शेयर्स में जो टॉप गेनर्स हैं, गोकुलदास एक्सपोर्ट अगेन 20% ऊपर। देखिए ये चीज जो मिसिंग थी ना मार्केट में, वो लौट आई है कि अगर कोई शेयर एक दिन 20% ऊपर होता था, वो अगले दिन 10% नीचे आ जाता था। अब वो 20% अगेन ऊपर है। दैट मीन्स की स्ट्रेंथ बता रहा है मार्केट की। ये बता रहा है कि आपने कल नहीं लिया, आपने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी। अगर अपर सर्किट खुला भी था थोड़ी बहुत देर के लिए, तो आपने मिस कर दी। आज भी 20% ऊपर हूं। आईसीआईएल 18%, एसएफएल, काइटेक्स, अवंती फीड्स, देखिए ये सारे कल के टॉप गेनर्स ऑलमोस्ट आज भी टॉप गेनर बने हुए हैं। यही मार्केट की स्ट्रेंथ है, यही डील की स्ट्रेंथ है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं। तो टॉप लूजर्स हैं जो काउंटर इस समय वीक हो रहे हैं, उसमें अनु हैं करीब 7.5%, इन्फी, इक्लॉक्स, पीसीबीएल, कोफोर्ज। आज ज्यादातर आईटी काउंटर्स करीब 5 से 6% नीचे हैं। तो उनके पीछे खबर भी है, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले आईटी कंपनियों की खबर पर ही बात कर लेते हैं। रचित भाई, ये जो आज आईटी काउंटर्स गिरे हुए हैं, इस खबर को थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए कि किस तरह, क्यों ये आज इतना ज्यादा ये इनमें कार्नेज आ रहा है। सर एक ना एआई बॉट डेवलप हो गया है जो आपको कोडिंग और सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना असिस्टेंस करने लग जाएगा। अब सर देखने वाली बात यह है कि अपने आप में एआई एज अ टूल आप काम में लेते थे जिसको बनाया जाता था। अब एआई ही अगर सॉफ्टवेयर बनाने लग जाए तो आप सोचिए कि प्रैक्टिकली एक तो एफिशिएंसी ऑफ द एआई हम मैच नहीं कर सकते। और हम ये जरूर बोल सकते हैं कि एआई इनोवेशन नहीं लेके आ सकता। बट आपका जो एक रेगुलर फॉर्मेट है उसमें अगर एआई इंटीग्रेट हो जाता है तो कॉस्ट एफिशिएंसी आपको बढ़ाने के लिए अपने पास भी एआई रखना पड़ेगा। और उस एआई को कॉम्पीट आप कैसे कराओगे और वो सारी चीजें जो हैं, क्योंकि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका कॉस्टिंग उसकी एफिशिएंसी एआई के साथ कभी मैचअप नहीं कर सकती। एआई में हम वैसे ही बहुत लैगिंग है। दो गवर्नमेंट ने इस बार आप देखें तो डेटा सेंटर और एआई के लिए एक पुश देने की बात करी है, बट दैट इज अ लॉन्ग वे दैट वी हैव टू कवर। कहीं ना कहीं हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जो है, जो हमारी आईटी कंपनीज की है, वो एकदम से आपको सिस्टम से बाहर जाती हुई दिखेगी। और आने वाले क्वार्टर्स में आपको वो डेंट उनके नंबर्स में जरूर देखने को मिलेगा। इफ दिस पर्टिकुलर बॉट दैट दे हैव डेवलप्ड, अगर वो प्रॉपर तरीके से एक मूवमेंट में चला जाता है तो आईटी सेक्टर को अब रिवाइव होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और अभी मैं कहूंगा दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। थोड़ा टाइम हमें रुकना होगा। यहाँ से कोई भी रिवाइवल का सिचुएशन नहीं दिखती, क्योंकि अगेन कमिंग बैक टू द आइडिया, एआई से ह्यूमन अगर बेसिक आप स्ट्रक्चर की बात करें तो इतना इजीली compete नहीं कर सकता। और वो पेन पॉइंट हमें अभी स्क्रीन पे दिखना चालू हो गया है। बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिखने लगा है इस समय मार्केट में और आईटी शेयरों में आज खास तौर से। और देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अब कितना पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इस पर भी विस्तार, इसको भी देखना होगा, क्योंकि इस पर आज बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें भी देखनी होंगी। लेकिन देखिए अमेरिका वाली जो चीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो अमेरिका जा चुके हैं और दो बड़े नामों से मिल चुके हैं अमेरिका में। रूबियो बिसेंट से उन्होंने मुलाकात की है, जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी है, और ट्रेड डील और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर बातचीत हुई है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 2 से 3 दिन में डील की घोषणा भी हो जाएगी। मतलब डील की घोषणा इन ए सेंस कि जो पूरी डील है
अभी तो एक डोनाल्ड ट्रम्प केवल ये घोषणा कर गए कि डील हो गई है, और उन्होंने एक दो मोटी मोटी बातें बता दी हम, लेकिन फाइन प्रिंट्स भी हमें हो सकता है कि 2-3 दिन में मिल जाए। साथ ही अगर देखें, अमेरिका ने सेक्शन 232 अपने हाथ में रखी है। ये सेक्शन 232 क्या है? इसके तहत कुछ कमोडिटी पर वो टैरिफ जारी रख सकते हैं। वो कमोडिटीज क्या है? वो मेटल हो सकती हैं, यानी कि मेटल के इंपोर्ट को वो अभी भी अपने यहाँ पर हाई टैरिफ में रख सकते हैं। ऑटो उपकरण को भी वो इस कैटेगरी में रख सकते हैं। अब ये देखना होगा कि इंडिया के साथ ट्रेड डील में वो 200 धारा 100 232 जो है उसको अप्लाई करेंगे, और किस लेवल तक करेंगे नहीं करेंगे, इन सभी को देखना होगा। रचित भाई, कल तो देखिए डील को लेकर उत्साह था। टेक्सटाइल और लेदर गुड्स और ज्वेलरी वगैरह शेयर सभी में अच्छी सर्च था। आज भी खैर वो सर्च तो कंटिन्यू है काफी कुछ शेयर्स में। लेकिन ये जो ऑटो एंसिलरी और मेटल को लेकर अगर ये सेक्शन 232 लगती है वहां पर हमारे ट्रेड एग्रीमेंट में, तो ये हमारी मेटल और ऑटो एंसिलरी कंपनीज को उतना बेनिफिट नहीं लेने देगा जितना कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे डील के साथ। तो क्या लगता है कि मेटल काउंटर्स को इस सोच के साथ, या मेटल या ऑटो एंसिलरी को इस सोच से हटा दें फिलहाल, जब तक कि डील के फाइन प्रिंट्स नहीं आते, कि कभी आप फंस जाएं ऊपर जाके, फिर एक दिन खबर आए कि इन पर तो टैरिफ लगेगा, तो फिर आप फिर सेलिंग करने आ जाओगे, पैनिक सेलिंग करने, तो पहले ही हट जाए। विवेक सर देखिए एक चीज ना, अपन थोड़ा सा मतलब मैं 30 सेकंड की कमेंट्री का आपसे टाइम ले हाँ, लेता हूँ। श्योर श्योर। जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने और मोदी जी ने परसों रात को कमेंट्री करी थी, उस पे ना एक वर्ड पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस मैं ले करना चाहूंगा। मोदी जी के सेकंड पैराग्राफ में पीस को लेके बात कही गई थी जो ट्रम्प साहब लेकर आने वाले हैं सिस्टम के अंदर। आप रशियन क्रूड ऑयल को बिल्कुल बंद करने की जो बात कर रहे हैं और मोदी जी पीस की बात कर रहे हैं, उधर पुतिन और जेलेंस्की मिलने की बात कर रहे हैं। एक सिल्वर लाइनिंग, मतलब ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं, बट एक सिल्वर लाइनिंग जो मुझे दिख रही है, हो सकता है आने वाले 10 दिन में, एक फोर्टनाइट में या महीने में आपको रशिया यूक्रेन का पेन पॉइंट खत्म होता हुआ दिख सकता है। और ये हो सकता है कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ही इसी तरीके से किया गया है कि ठीक है वहां पे वो उस चीज को सीज फायर पे लाके खड़ा कर देंगे, वॉर खत्म कर देंगे। आपने बोला रशियन ऑयल मत खरीदो, मैं 10 दिन तक रशियन ऑयल नहीं खरीदूंगा, उसके बाद अब वॉर खत्म तो सैंक्शंस खत्म, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस अगेन। ये है एक पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग। अब ये जो आज हम मूवमेंट देख रहे हैं जैसे गोकेक्स है या अवंती फीड्स है, मैं बार बार एक चीज आपको कहूंगा कि हाँ सेक्शन 232 एक लिमिटेड सेक्टर पे ही स्पेसिफाइड होता है, पूरे के पूरे उस पे नहीं होता है। मगर मुझे जो एक थोड़ी सी टेंशन की बात दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप नंबर्स के आए बिना जब ऐसे स्टॉक रिएक्शन पे चले जाते हैं और एक अजम्पशन पे चीजें चले जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं होगा, मगर मैं एक चीज सबको बोल देता हूँ कि ये मत भूलिए, ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, डील हो जाने के बावजूद भी ना वो किसी भी बात पे कैसे भी रिएक्ट कर लेते हैं। हमने देखा जिस तरीके उन्होंने कोरिया के ऊपर या यूरोजोन के ऊपर वापस से टैरिफ बढ़ाने की बातें करी थी। तो इतना जो मार्केट स्ट्रॉन्ग यूफोरिक रिएक्शन दे रहा है, मुझे कहीं ना कहीं वो एक डर की बात लगती है कि फिर हम हायर लेवल्स पे स्टिक अराउंड हो जाएंगे। क्योंकि हाँ, हम एक स्टेप आगे जरूर बढ़े हैं बट अनसर्टेनिटी के अभी भी पास में है। मेटल की हम एज अ स्पेस की बात करें तो देखिए अगर आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक होती हुई दिखती है तो कहीं ना कहीं आपको स्पेसिफिकली गोल्ड सिल्वर की जो रैली थी उस पे भी आपको थोड़ा सा हॉल्ट आता हुआ दिखेगा। और मैं समझता हूँ सर, आप देखिए कि लास्ट ईयर ना वॉर में मेटल का पार्टिसिपेशन भी एक तरीके से हो सकता है टू इंक्रीज द इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग। इफ द थिंग्स कूल ऑफ, ऑल द कंट्रीज वुड प्रेफर कि मेटल के प्राइसिंग, एक्सेप्ट चाइना, बिकॉज चाइना की अपनी अलग सिचुएशन है। सब कंट्रीज यही चाहेंगे कि मेटल थोड़ा सा टेपेड मूवमेंट, थोड़ा सा लोअर एंड पे ही चलें, क्योंकि इन प्राइसेस पे मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। और ऑलरेडी जो इकोनॉमी इतनी इन्फ्लेशन के साथ फाइट कर रही है, मेटल की ये प्राइसिंग उस इन्फ्लेशन पे डैम्पनिंग इफेक्ट ही देगी। तो मेटल से तो वैसे भी पहले भी जब हमने बात करी थी, चाहे हम हिंदुस्तान जिंक या कॉपर की बात करते थे, यही बोलते थे स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना के रखिए। और मेटल इतनी बड़ी रैली के बाद मैं समझता हूँ अब दूरी बनाने का ही काउंटर होगा, दूरी बनाने का सेक्टर होगा।
ऑटो एंसिलरी की जहां तक हम बात कर रहे हैं, हो सकता है ऑटो एंसिलरी आप जो ड्यूटी है उसमें, जो टैरिफ है उसमें कुछ अमेंडमेंट करके कर लें। बट वैसे हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसके चलते मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा 18 से थोड़ा सा भी अगर हायर एंड, मतलब ऑफ कोर्स नॉट 25-50, फिर तो हम खत्म हो जाते हैं उस कॉम्पिटिटिवनेस में। बट हाँ, अगर उस लेवल पे रखते हैं एंड बैक्ड बाय द ईयू ट्रेड डील, लोअर लेवल्स पे ऑटो एंसिलरी पे हम जरूर फोकस कर सकते हैं। मेटल पे मैं दूरी बनाने के लिए बोलूंगा। हम्म, ठीक है। तो मेटल से दूरी बनाई जा सकती है, और मेटल में देखिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें मूव भी मिले, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट उतना नहीं चला था। हम ये तो कल कल से पहले की बात कर रहे हैं। कल के बाद तो सब कुछ चला ऑलमोस्ट, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मेटल में एक अच्छा मूव मिला है, और अब चूंकि रिस्क प्रीमियम ज्यादा है, हो सकता है कि चल जाए, लेकिन रिस्क प्रीमियम ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तभी दूर रहने की सलाह। लेकिन रचित भाई, एक चीज और, अमेरिका में शटडाउन खत्म हो गया सैटरडे को, जो शुरू हुआ था पार्शियल शटडाउन। हालांकि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, मार्केट आजकल डरना बंद हो गए। लेकिन फिलहाल अब ये शटडाउन खत्म हो गया, और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में एक डील भी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप हर डील को अच्छा ही बोलते हैं। जो एक हैंगओवर था कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी से, कि कहीं ये बड़ा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आजकल डोनाल्ड ट्रंप किसी छोटी बात को बड़ा बना दें, पता नहीं चलता। तो सर, ये हैंगओवर हट गया मार्केट से। सर देखिए, ये हैंगओवर तो हट गया, और ये हैंगओवर इतना बड़ा, मतलब जैसे कि आप भी बता रहे थे कि अब ना हम इतने ग्रेजुएट कर गए हैं कि शटडाउन की न्यूज़ को हम ध्यान से पढ़ते भी नहीं। यूएस शटडाउन साइड में रखो, क्या दिमाग लगाना है, और भी परेशानी चल रही है अभी। सर इससे बड़ी परेशानी एक है, मिड टर्म इलेक्शंस। जो हैंगओवर, जब तक वो मिड टर्म इलेक्शंस क्लियर नहीं हो जाते और ट्रम्प साहब की पार्टी जीत नहीं जाती ना, तब तक वो हैंगओवर रहने वाला है पूरा सिस्टम के अंदर। तो मैं कहूंगा कि ये एक छोटा सा था और ये रिमूव हो गया। बट हाँ, और इफ आई एम करेक्ट सर, जून में ही है वो मिड टर्म इलेक्शंस। तो एक वो अनसर्टेनिटी जो है, उस पे हमें खासा ध्यान रखना होगा। और अब मैं समझ रहा हूँ इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो आपने रोक दिया था, बट मिड टर्म इलेक्शन के पहले मैं समझता हूँ ट्रम्प साहब पूरे दुनिया के साथ जो जो ट्रम्प टेररिज्म, सॉरी टैरिफ टेररिज्म पे बैठे हुए थे, उसको खत्म करना चाहेंगे और अपनी इमेज को थोड़ा सुधारना जरूर चाहेंगे। हम्म, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा लग रहा है रचित भाई, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब यू टर्न ले रहे हैं, इस बार वाला जो यू टर्न ले रहे हैं ना, वो थोड़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद इंटेंशनली, हम्म। कैसे कहते हैं ना, कि एक साल में खराब रखूंगा, पहले छवि को खराब इतना कर दूंगा कि लोगों को लगेगा मैं ही सब असली विलेन हूं, और फिर मैं हीरो भी मैं ही बन के उभरूंगा अगले 2-3 साल। और फिर मैं ऐसा बन के दिखा दूंगा कि आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा आदमी था, और हम शायद गलत या मिस जज कर गए इस बंदे को। तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब, क्योंकि उन्होंने एक दो बार ऐसा कहा कि इंडियंस, मुझे पता है मेरे से इंडियंस बहुत नाराज हैं, लेकिन अब वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो उनको इंडियंस की क्या पड़ी है, इंडियंस कौन सी वोट देने अमेरिका जा रहे हैं। मतलब जो अमेरिका में है वही वोट दे सकते हैं ना, इंडिया से तो कोई 140 करोड़ लोग नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं उनको पता है, उनकी टीम बता रही है कि एक्चुअल में आपके साथ चल क्या रहा है, और वो इतने बड़े बिजनेसमैन भी रहे हैं। तो उन्होंने ये जो गेम खेले हैं, इसको मैं अगर सरल भाषा में, एक शेयर मार्केट वालों की भाषा में कहूं, तो ये एक साल वो था जो कि ऑपरेटर्स ने माल भरा, शायद उनको अपॉर्चुनिटी मिली डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। नहीं देखिए विवेक सर, इसमें ना बहुत सारी, आपने एक्चुअली आज जो टॉपिक छेड़ दिया ना, मेरा इतना इंटरेस्ट का टॉपिक है। ट्रम्प साहब क्या इतनी सोच और प्लानिंग के साथ चलते हैं, मेरा तो सवाल यही हो जाता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको सर, वो कुछ भी करते हैं। और अभी नहीं, लास्ट वाला भी आप उनका टेन्योर देखिए, और जब ट्रम्प साहब की ये सब हरकतें देखता हूं ना, तो सर आपने आपने भी देखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर कि 1991 वॉज द ईयर शायद, जब ट्रम्प साहब की, क्योंकि ट्रम्प साहब जो हैं वो ट्रम्प फैमिली के हैं और बहुत रिनाउंड फैमिली से आते हैं, बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से आते हैं। और वो हमेशा पेज 3 और लाइमलाइट में रहे थे बहुत इनिशियल अपनी लाइफ के टाइम से ही। 91 इफ आई एम करेक्ट, उनकी मदर ने एक टॉक शो में स्टेटमेंट दे दिया था दैट ट्रम्प शुड नेवर, डोनाल्ड शुड नेवर गेट इनटू पॉलिटिक्स। If he gets into the politics, then entire nation will feel it, will feel the pain. Entire world will feel the pain.
और बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्गों की बात कभी मान लेनी चाहिए। उन्हीं के मम्मी ने कहा था उनके बारे में ऐसा, और ये बहुत वायरल हुआ था वीडियो जब उन्होंने ये टैरिफ टेरर चालू किया था। मुझे ये नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट से मार्केट ऊपर नीचे हो जाते हैं। कितनी बार हम लोग ऑफ स्क्रीन, कितनी बार मैं कई बार डरते डरते ऑन स्क्रीन भी बोल देता हूँ कि भाई ये ऐसा क्यों लगता है कि ऑल ऑफ सडन सारी सिचुएशन चेंज करने वाली बातें और स्टेटमेंट मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे आता है। और आप पहले ही ध्यान करें सर, जब ये सारी सिचुएशन होती थी, ये ट्वीट करते थे। और ट्वीट जब करते थे ना, तो अमेरिका में रात के 1:45 और ऐसा कुछ टाइम हो रहा होता था, रशिया वर्किंग चालू हो जाती थी। तो एक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई थी कि ट्रम्प साहब के अकाउंट से पुतिन ही ट्वीट करते हैं। मतलब देयर आर मेनी सच काइंड ऑफ रूमर्स एंड थिंग्स कमिंग इन। क्या वो चेंज हो गए? मैं कहूंगा हाँ, इलेक्शंस के पहले ही जस्ट ट्राइंग टू बिहेव सोबर। बट रिलायबिलिटी थोड़ी कम लगती है सर मुझे। और मैं बार बार एक चीज बोलूंगा कि ठीक है, वो एक हमारा ना, हमारे अंदर एक ह्यूमन नेचर है कि हम इतनी परेशानियों के बाद थोड़ी सी अच्छाई देख लेते हैं, तो हमको लगता है नहीं, आदमी उतना गलत नहीं है। मैं थोड़ा सा कन्विंस नहीं हूँ। मैं इस आदमी, मतलब आई एम सो सॉरी, बट यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर मेरा रिलायबिलिटी और ट्रस्ट फैक्टर बहुत लंबे समय से जो मैं झेल रहा हूं, मतलब हम सब झेल रहे हैं, अब थोड़ा कम रह गया है। और उनकी कमेंट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपना व्यू चेंज करने पे मुझे थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, क्योंकि कल मेरी किसी समझदार व्यक्ति से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब वो 2016 में आए थे, तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया से पंगा ले लिया था, और रोज ऐसा लगता था कि युद्ध हो जाएगा, और वो माल भरा गया उस समय पर, और फिर आराम से मार्केट चला 1-2 साल, और फिर वो स्मूथ राइड रही। तो जिन लोगों ने 2016 में माल नहीं भरा था, अ, उस समय उसके बाद वो पछताते रहे 2017 देख देख कर। फिर 18 में इंडियन मार्केट में कुछ हुआ, अमेरिका में सच कुछ नहीं हुआ। 18-19 वहां पे तो बहुत स्मूथ गए थे। तो ये शायद एक प्लानिंग के तहत काम हुआ, और इस बार भी वो कह रहे हैं कि ये टैरिफ का मुद्दा बनाया गया है। अभी आप और 4 महीने बाद देखना, इस बात भी नहीं करेगा कि टैरिफ जैसी कोई टर्म भी आई थी। बस वो एक सिंपल वे में चलता रहेगा। एंड आई डोंट नो, मतलब, लेकिन सर उन्होंने जो स्टॉक मार्केट से लिंक किया ना, जब उन्होंने 2016 में लेके गए वो नॉर्थ कोरिया के साथ, कि रोज स्टॉक मार्केट वालों को ये डर रहता था कि आज कहीं बम नॉर्थ कोरिया तो नहीं छोड़ देगा, या अमेरिका तो नहीं छोड़ देगा। तो वो जो फियर होता है, ये माल निकलवाने वाला होता है रिटेल से। तो ये रिटेल से शायद माल टैरिफ के नाम पर इस बार निकलवाया गया, शायद ऐसा उनका मानना है। लेट्स सी क्या होता है। एक और नहीं नहीं चीज सर, सर, ये जो सब कि बातें हैं। ये सब एयरपोर्ट। बातें हैं। ये सब बातें हैं। और मैं आपको बताऊं, अब एक्चुअल में सिचुएशन ये हो गई, आप देखिए कि हम जियो पॉलिटिकल्स जो डेवलपमेंट होते हैं उनके बारे में तो बात भी नहीं करते। जैसे कल वो ईरान का ड्रोन मार गिराया, पहले तो हाँ, मार्केट वो इसी क्रूड पे भाग इतना गया। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कर देता था। अब हम उसको पढ़ते हैं, बोलते हैं चलो हटो, ट्रम्प साहब ने क्या बोला ये बताओ, मार्केट तो उससे चलेगा। तो हाँ, सब कुछ कर तो वही रहे हैं। अब हाँ, ये बात भी सही है कि अगर आने वाले 4 महीनों के बाद ये टैरिफ टेरर जो चल रहा है ये खत्म हो जाता है, तो सर आपसे और हमसे ज्यादा खुश कौन होगा? हम इन सब चीजों के अलावा मार्केट के फंडामेंटल्स की बात कर पाएंगे, टेक्निकल्स की बात कर पाएंगे, एफआईएस की बात कर पाएंगे? जब तक वो नहीं होता है तब तक एक ही बात करते हैं, भैया नीचे थोड़ा थोड़ा खरीद लो, प्रॉफिट आए बुक कर लो, ट्रम्प साहब कब घूम जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं हमारा अभी आधे घंटे के एग्जैक्टली, शो में हमने डोनाल्ड ट्रंप और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट तो उनके स्टेटमेंट से ही चल रहा है। बिल्कुल। और मतलब उनका नहीं सर, पूरी दुनिया का, मतलब हमारा तो खास तौर से हाँ चला है हाँ। उनके स्टेटमेंट से 1 साल। एनीवे सर, एक चीज और जो कि उनके स्टेटमेंट से नहीं चल रही है, वो हमारे एयरपोर्ट्स हैं। और एयरपोर्ट्स पर ड्यूटी फ्री जो माल खरीदने की जो लिमिट थी, उसमें 75,000 रुपए तक का ड्यूटी फ्री अलाउंस लागू होने जा रहा है। ये जो जीएमआर एयरपोर्ट है, इनकी जो आप कई एयरपोर्ट्स पर जाते हो जो जीएमआर द्वारा ओन है, वहां पर ड्यूटी फ्री जो आपको शॉप्स दिखती हैं, वो जीएमआर एयरपोर्ट के ही बिजनेस का पार्ट है। अगर ये ड्यूटी फ्री अलाउंस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है राशिद भाई कि ड्यूटी फ्री शॉप से खरीदारी भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप अच्छा इंपोर्टेड गुड्स जो होता है वो ड्यूटी फ्री फ्री शॉप से प्रीमियम एक सस्ती प्राइस पर ले लेते हो। तो क्या लगता है, जीएमआर एयरपोर्ट के लिए पॉजिटिव खबर है? इसी बिजनेस में अदानी भी एंटर कर चुका है, एयरपोर्ट तो वो भी संभाल ही रहा है। कब वो बिजनेसेस इस तरह के शुरू कर दें, उनका भी पता नहीं। तो अदानी और जीएमआर, अदानी एंटरप्राइज और जीएमआर, क्या राय है आपकी? नहीं मतलब मैं समझा नहीं, आप ये क्यों बोले कि अडानी ये काम चालू कर दे?
उनके एयरपोर्ट में भी तो होता है ना। नहीं अ, सर, उनके तो लाउंज हैं और उनके एयरपोर्ट्स के ऑन है वो। लेकिन ड्यूटी फ्री शॉप्स का मुझे आइडिया नहीं है कि वो ड्यूटी फ्री शॉप्स वो अपने नाम से चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। अदानी के किसी अच्छा अच्छा। बिजनेस सेगमेंट में ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं उनके एयरपोर्ट पर या नहीं। ठीक है, अच्छा हाँ, फिर सर इस बारे में मैं भी इतना नहीं जानता। बट हाँ सर, इसमें एक चीज है ना, मतलब देयर इज अनदर वे टू लुक एट इट, कि मान लीजिए कि वो ड्यूटी फ्री नहीं भी चला रहे हैं, बट ड्यूटी फ्री की अगर लिमिट बढ़ जाती है तो उनकी सेल्स बढ़ जाती है। और थोड़ी सी वैसे भी हमने देखा है कि जो एयरपोर्ट पे यूजुअली शॉप्स होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, उनके रेंटल्स हायर साइड होते हैं। प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि अगर ड्यूटी फ्री इस तरीके से नंबर्स चर्निंग चालू कर दे तो आप वहां पे वो अपने जो रेंटल है उसकी भी प्राइस हाइक कर सकते हैं। खैर ये एक अलग चीज हो गई, क्योंकि सर जब हम अडानी की बात करते हैं तो ये तो AHL करके कंपनी है। पहले GMR एयरपोर्ट पे देख लेते हैं, डेफिनेटली सर एक फर्क देखने को आपको मिलेगा। और GMR एयरपोर्ट आपने देखा होगा कि एक अच्छा मूव करके थोड़ा सा लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन किया है अब इस न्यूज के चलते भी। और वैसे भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी GMR एयरपोर्ट अच्छा लग रहा है। और ये न्यूज थ्रू होती है तो हाथ के हाथ आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज इन सम टाइम टू कम 104 के लेवल्स ऑन कार्ड दिख रहे हैं, और 104 के बाद 112 तक भी आपको ये कंफर्टेबली आता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी जिसके आईपीओ का पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था और आईपीओ आया तो धूम भी फुल मची। लेकिन कंपनी ने थोड़ा सा इस बार परेशान कर दिया। आईपीओ तो सक्सेसफुली लिस्ट करा गए, भारत कोकिंग कोल। रेवेन्यू इनका 24% डाउन आया है। अबीटा 94% डाउन आया है। अबीटा मार्जिन 15.3% से गिरकर केवल 1.2% रह गया। नेट लॉस 23 करोड़ का आ गया। प्रॉफिट 425 करोड़ का था लास्ट क्वार्टर में। रचित भाई, ये तो धोखा हो गया रिटेल निवेशकों के साथ कि एक अच्छी आपने फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी ली थी, आईपीओ आया, आईपीओ तक तो सारे फाइनेंशियल अच्छे थे। जब आपने उसको अपने पोर्टफोलियो में रख लिया तो पहले ही क्वार्टर में लॉस आ गया। रखने के बाद ही तुरंत ही। अभी जिन लोगों ने आईपीओ प्राइस के रखे हुए हैं, कन्विक्शन के साथ रख सकते हैं ये वन ऑफ क्वार्टर मान के, या अभी कोई प्रॉब्लम बढ़ रही है इसमें। देखिए अभी तो यही बोलेंगे कि आप इसको एज अ वन ऑफ क्वार्टर मान के चलें। बट विवेक सर, इसमें ना वापस मैं एक चीज बोलूंगा, इसका लॉक इन पीरियड जब खत्म होगा तब आपको इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आती हुई दिख सकती है। और ये मैं नहीं कहूंगा कि आप इसका ये मान लीजिए कि 35 रुपए के लेवल नहीं तोड़ेगा। जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म होगा तब आप यहां तक मान के चलिएगा कि अगर ये तब इन दैट कंडीशन 42 के नीचे ही मेंटेन करता है तो फिर एक बार आपको 32 रुपए तक भी लेवल, 32-30 रुपए तक भी लेवल जाता हुआ दिख सकता है। अगर वहां तक आप कन्विक्शन से इसको होल्ड कर सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, होल्ड करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने ट्रेडिंग बैट ले रखा है तो 35 के स्टॉप लॉस के साथ 42 और 44 में जहां एग्जिट मिले एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि अभी फॉर द टाइम भी नहीं गेम चेंजर बनता हुआ तो नहीं दिख रहा। ठीक है। तो अभी फिलहाल गेम चेंजर होता हुआ नहीं दिख रहा। रशीद भाई, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं अभी। देखिए अभी सर वेरी क्लियरली पूरा IT एज अ पैक्ट पे दूरी बना के बैठा हुआ हूं मैं। और एक शेयर अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे भी। अभी आपने देखा होगा 4600 तक भी होता हुआ आया था। HAL की मैं बात कर रहा हूं, अभी 4216 लेवल्स पे चल रहा है, 4216-17। अगर US इंडिया ट्रेड डील होती है तो टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए सबसे बड़ा कंटेंडर बन जाता है HAL। गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रांग फोकस है। अभी आपने देखा है इसने अपना इंडिजिनियस एक प्राइवेट प्लेन भी बना लिया है। और मैं समझ रहा हूँ कि किसी भी टाइम मैं बजट में सोच रहा था, बजट में नहीं देखने को मिला, ये HAL के ऊपर कैपेसिटी एक्सपेंशन आते हुए आपको देखने को मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट। एंड देन इट विल जस्ट फ्लाई लाइक द फाइटर जेट्स दैट दे आर मेकिंग। तो इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा कंजर्वेटिव अगर अप्रोच हम रखते हैं तो यहाँ से 4600 तक का मूवमेंट, और अगर अनाउंसमेंट आपको आता हुआ दिखता है तो 5200 से 5400 तक के मूवमेंट बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं। HAL अच्छा लग रहा है सर इन लेवल पे। और एक स्टॉप लॉस अगर आप इसमें रखना चाहें तो 4060 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना के रख सकते हैं। ठीक है। तो HAL यहाँ पर आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में 4060 के स्टॉप लॉस के साथ। राशिद भाई, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी भी जुड़ चुके हैं।
पीएचडी कैपिटल के हेड, और आजकल ये मुंबई दर्शन में लगे हुए हैं। प्रदीप भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, आपको, रचित जी को, एंड सारे व्यूअर्स को। प्रदीप भाई, क्या बात, आजकल मुंबई मतलब ज्यादा रास आ गया, काफी दिन रुक गए इस बार मुंबई में, कैसा हाँ, चल रहा है? बहुत दिन से नहीं आ रहा था, तो कुछ लोगों से मीटिंग करना था। वही है, मल्टीपल मीटिंग शेड्यूल। बस ऑफिस के काम ही है इधर। अच्छा प्रदीप भाई, ये बताइए, ये बुल के कान में क्या बोल कर रहा है आप? ऐसा बुल बुल पकड़ा आपने कि बुल मार्केट अगले दिन बुल बुल मार्केट की शुरुआत हो गई। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी डील अनाउंस कर दी, 1 साल से रुके हुए काम मतलब खत्म हो गए, जो रुके हुए बड़े बड़े टू तांत्रिक नहीं कर पाए उस डील को सॉल्व। और आपने ऐसा कान में जाके बुल के क्या बोला था? वो मंत्र पूरी पब्लिक सुनना चाहती है जरा। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, उस दिन हम पहुंचे और पहुंचने के बाद वही डिस्कशन हो रहा था कि ट्रेड डील होगा कि नहीं होगा। तो हम्म। मैं था, अंशुल सर थे, प्रशांत जी थे। तो फाइनली ये हमारा डिस्कशन था, मतलब टुडे और टुमारो ये डील होने वाला ही है। फिर रात को हम्म। हम लोग बस डिनर करे। डिनर करने के बाद जैसे ही मैं घर आया, फिर देख रहा हूँ कि मतलब अनाउंसमेंट, मतलब वो हमारा विजिट और उसके बाद का अनाउंसमेंट, तो दोनों एक साथ साथ हो गया। चलिए, बिल्कुल ठीक है। तो प्रदीप भाई, हाँ हाँ, रचित जी। देखिए, एक चीज है। बम्बई इनको रास आ गया। कुछ टाइम पहले सर इनको गुड़गांव नोएडा रास आया था। अभी ये उम्र के जिस पड़ाव पे चल रहे हैं, हर 6-8 महीने में इनका जो शहर बदल रहा है ना, थोड़ा सा उस बात को लेकर गौर फरमाइएगा। अच्छा, यहाँ पे जब आते थे तो ये नेहरू जैकेट और वैसा शर्ट वर्ट पहन के आते थे। बॉम्बे में जाके देखिए, इनका व्हाइट शर्ट पे भी ना एक अलग ग्लेज दिख रहा है, एक अलग चमक आ गई है इनकी शर्ट पे। अब क्या है ना सर, देखिए, गुड़गांव नोएडा में, गुड़गांव नोएडा था, बॉम्बे ग्लैमरस सिटी है। आजकल ग्लैमरस जगह जाके बैठते हैं, ग्लैमरस लोगों से मिलते करते हैं, ग्लैमरस बातें भी हो सकती है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहीं पे है सर। तो एक वो एंगल भी है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं सर, प्रदीप भाई जो आते हैं ना, वो आते हैं कलकत्ता से। कलकत्ता ना सर एक तरीके के मैजिक के लिए बड़ा फेमस है। तो इन्होंने क्या किया, बॉम्बे के पहुंच तो गए थे, उसके बाद उस बुल के पास गए, बोले मैं प्रदीप हल्दर, मैं कलकत्ता से, या तो तू मेरी बात मान ले, या फिर मैं तेरा अभी कब कर देता हूँ पूरा काम। तो वो हाथ क्या, इसीलिए ट्रेड डील एग्जीक्यूट हो गई कि प्रदीप भाई बंबई तक पहुंच गए। अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो वो यूएस पहुंच के एनवाईएससी के बुल के साथ भी ऐसा ही करेंगे। बोले पिंडा छुड़ाओ भैया, ट्रेड डील जल्दी अनाउंस करो, इसीलिए भागम भाग में हाथ क्या अनाउंस कर दिया गया। प्रदीप बाप भाई, रे, मतलब सर, हमें अब आप रचित रिक्वेस्ट जी को करनी कोई भी पड़ेगी एक कि टॉपिक डोनाल्ड दे ट्रंप दो। से आप एक बार जरूर मिलें। रचित जी को डोनाल्ड आप ट्रंप से कोई भी भी एक एक बार टॉप जरूर मिलें। हाँ। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप से सर, उनके दोस्त से मैं मिला हूँ, मतलब उनके बहुत ही अच्छा पुराने मित्र है, रॉबर्ट कियोसाकी जी। अच्छा। दोनों का एक साथ में एक बुक भी गया है। तो वो हम्म। इंडिया आए थे, उनके साथ मिला हूँ। बाकी सर, रचित जी को आप कोई भी टॉपिक दे दो, मतलब आप उनके ऊपर पूरा पक्का भरोसा रखो, पूरा शो अकेला वही चला देंगे। बिल्कुल ठीक है। खैर, अब बैक टू द मार्केट्स। अब रचित भाई, आज आई नो थोड़ा टाइम लिमिट अलग है, तो आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनके ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट is subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any script that we have discussed on your channel. And as always सर, आपके साथ ट्रम्प साहब का डिस्कशन में आया मजा। और प्रदीप भाई की चमचमाती शर्ट अब मैं वीडियो से बैठ के देखता हूँ कि ये चमक के पीछे का कारण क्या है। बिल्कुल ठीक है, इनकी चमक का दीदार जल्दी होगा। बिल्कुल ठीक है सर। तो थैंक यू रचित भाई, हमसे जुड़ने के लिए अपना कीमती समय देंगे। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। प्रदीप भाई, ये बताइए, मार्केट में अभी क्या लग रहा है आपको? आज देखिए, आईटी निफ्टी तो अच्छे से टूट गया। ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें आईटी निफ्टी को लेना, या अभी थोड़ा सा दूर रहना है? और बाकी ओवरऑल मार्केट पर आपका व्यूज हो? देखिए, एंथ्रोपिक करके एक जो है एआई टूल लॉन्च हुआ है रिसेंटली, एंड जिस तरीके से हम्म। ह्यूमन वर्सेस रोबोट एंड एआई का एक टेंशन है अभी, कि एआई आपका जॉब खा जाएगा, ऐसा है।
तो कहीं ना कहीं ऐसे भी बहुत सारे टूल अभी आ चुका है मार्केट में कि वहाँ पे ऑटो कॉल, ऑटो मार्केटिंग, ऑटो सेल्स, मतलब बैक ऑफिस के जितने काम सब कुछ हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं क्या हुआ है, ये जो एंथोफिक करके टूल है, ये बेसिकली लॉन्च होने के कारण, सपोज मान लीजिए कोई भी काम हम कोई भी आईटी कंपनी को दे रहे थे, 50,000 60,000 डॉलर में जो काम लग रहा था होने में पूरा, वही काम 5,000 10,000 में डॉलर में हो रहा है। सो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर कम्युनिटी में एक ऐसा माहौल है कि अगर ऐसा है तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं ये एक थ्रेट हो सकता है जितने भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपनीज। एंड सेकेंड थिंग, रिसेंटली क्या हुआ लास्ट एक हफ्ते में कि ऐसा भी मार्केट में न्यूज़ चल रहा है कि कहीं ना कहीं एआई, हम सबको पता था कि एआई जिस तरीके से डेवलप्ड हो रहा है, हमने वो मूवी भी याद आ रहा था। मैं आज सुबह मरीन ड्राइव में भी था, वहाँ पे भी एक शूट कर रहा था वीडियो पे। सो मुझे वो एक मूवी है ना, रोबोटर, रोबोटर चिट्टी, रजनीकांत थे उस हाँ मूवी हाँ में। हाँ हाँ। हाँ, तो वो मूवी कितने पहले बना था, और वो मूवी आज के डेट में भी एप्लीकेबल होता है क्योंकि जिस तरीके का टेक्नोलॉजी ग्रो हो रहा है। सो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ मैटर, कल हमने देखा पेपल 20% नीचे है, एंड देयर आर मेनी स्टॉक्स 8% 10% 20% नीचे है। उसका एक साइड इफेक्ट इंडिया में भी आ चुका है फिलहाल। मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा अभी ओवरऑल आज आईटी सेक्टर्स नीचे आए हैं। एंड अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, 2 4 दिन 5 दिन, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा स्टैगर मैनर पे बाई करने का सलाह रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम देखेंगे कि इंडिया ईयू डील हो गया, यूएस एंड इंडिया डील भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, अभी डिटेल्स आना बाकी है, हो जाएगा। लेकिन एक चीज अगर देखेंगे कि कल सुबह सुबह पैनिक बाइंग हो रहा था, हम पैनिक सेलिंग देखे जब भी मार्केट में कुछ ना कुछ खराब न्यूज आता है, कल हो रहा था पैनिक बाइंग। अब पैनिक बाइंग होने के बाद जिस तरीके से मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और आज सुबह सुबह एक बार कंप्लीट है, आज थोड़ा बहुत आईटी के वजह से नहीं चल रहा है, आई थिंक और भी ज्यादा चलना चाहिए था। सो मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी जो बजट दिन का लो था, जब तक वो नहीं ब्रेक करेगा तब तक एक रेंज बाउंड ही रहने वाला है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट, अगर मैं नेक्स्ट 1 से 2 दिन का ही बात करूं, 25,950 26,000 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। और इस बार 26,000 क्रॉस होने के बाद आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। और रही बात बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि एक बार 60,850 61,000 आने के लिए रेडी हो रहा है। कभी भी अगर आपको कुछ भी डिप मिलता है 59,650 59,800 के आसपास, वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और देखते हैं बाकी आगे। मैं पॉजिटिव ओवरऑल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कल एफआईआई की तरफ से डेटा थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है एंड अच्छा खासा बाइंग आया है मतलब आपको भी दिल खोल के बाई करना है, ऐसा नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक रही है। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है कि क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी अभी मैन्युफैक्चरिंग में है, और अभी यूएस के साथ इंडिया का रिलेशन भी अच्छा हो रहा है, सो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल स्टॉक्स पे एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कल भी चला, आज भी चल रहा है। फॉर द नेक्स्ट अगर हम बिल्कुल 6 8 महीने का बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड कुछ टेक्सटाइल्स काउंटर्स पे आप फोकस रख के जा सकते हो। और आईटी में ज्यादा नेगेटिव नहीं है व्यू मेरा। मुझे लगता है कि 1 2 दिन में ही ये मैटर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो आईटी वाला जो बबल है, ये वाला वो बबल नहीं है। अभी न्यू चीज हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। अब न्यू चीज यही है कि पूरा ये जो एक थ्रेट है, ऑटोमेशन का थ्रेट, जो कि सच्चाई भी है कहीं ना कहीं। अब देखिए, पहले था एक टाइम पे वेब 3, उसके बाद आया वेब 2, अभी चल रहा है वेब 3। सो वेब 3 कमिंग फ्यूचर है। वेब 3 में भी बहुत सारे थ्रेड्स है। हम यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी, जितने भी ब्राउजर्स वगैरह यूज करते थे, वो सब कुछ वेब, अभी भी जो क्रोम यूज कर रहे हैं वेब 2 है, नेक्स्ट वेब जो आ रहा है वेब 3 है। सो कहीं ना कहीं थ्रेट तो है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग, अनसर्टेनिटी है। बाकी आईटी में नीचे आता है तो स्ट्रैगर मैनर पे इन्वेस्टमेंट करने का सलाह रहेगा।